हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यूपी जीके का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रमुख शोध संस्थान, इसको हम रिवाइज करेंगे। तो यहाँ से याद रखेंगे कि सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? मेरठ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है। और दोस्तों, कानपुर का जो ODOP है वो क्या है? तो चमड़ा उत्पाद। तो यहाँ से याद रख सकेंगे आप, जो चमड़ा अनुसंधान संस्थान है ये कानपुर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में, और भदोही का ही जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो क्या है? तो कालीन है, वो भी ध्यान रखेंगे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। कृषि अनुसंधान परिषद ये भी लखनऊ में है। कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी गाजियाबाद में है। तो ध्यान रखेंगे आप, ये उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो कि आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार फसलों की सिंचाई के लिए नाली के पानी को उपयोग करने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सलखन जीवाश्म पार्क ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है सोनभद्र में स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की आपको लास्ट 8 मंथ की अगर PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ई बुक है इसमें हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको अगस्त मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गिद्धों की घटती तादाद के लिए पक्षी के संरक्षण के लिए कितने जिले चिन्हित किए गए? तो 14 जिले चिन्हित किए गए हैं। अगला है, हाल ही में किसने 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर लॉन्च किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में B.शेख अली का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये जो है एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो लैटिन अमेरिका में। अगला है, हाल ही में किसने CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला है, किस बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मुशफिकुर रहीम ने। अगला है, हाल ही में आकाशवाणी के समाचार सेवा की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वसुधा गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, सुरेश रैना ने। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना। दोस्तों, वो जो भारतीय बल्लेबाज हैं सुरेश रैना, इन्होंने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। और अब जो सुरेश रैना है ये IPL और घरेलू क्रिकेट खेलते हुए भी नहीं दिखेंगे क्योंकि इन्होंने सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। सुरेश रैना ने 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसे इन्होंने 2020 में ही जो है संन्यास की घोषणा की थी। इसके बाद IPL में उनका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा था और इसी के चलते इन्होंने अब जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, खास बात यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जो क्रिकेटर हैं सुरेश रैना ये हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। ध्यान रखेंगे गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो याद रखेंगे सुरेश रैना कहाँ से हैं?
तो हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गाज़ियाबाद के, और अभी जो है इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में खुदाई के दौरान 15 वर्ष पुरानी मूर्तियां मिली हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बरेली। और यहाँ पर जो आप एक इमेज देख रहे हैं, यही जो मूर्तियाँ हैं वो मिली हैं खुदाई के दौरान बरेली में, और खुदाई के दौरान ये जो मूर्तियाँ हैं वो टूट गई हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और दोस्तों कितनी पुरानी है, तो याद रखेंगे 15,000, यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे क्या है 15,000 वर्ष पुरानी ये मूर्तियाँ हैं। बरेली के आंवला में महाभारत कालीन अहिछत्र किले की खुदाई के दौरान, एक किला है अहिछत्र, तो इसकी खुदाई के दौरान जो है पुरातत्व विभाग को गुप्त काल के समय की भगवान शंकर और विष्णु की आकृति वाली मूर्तियां मिली हैं। हालांकि खुदाई के दौरान ये जो मूर्तियां हैं वो खंडित हो गई हैं, यानी कि टूट गई हैं। और दोस्तों यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ एक ऊंचा पहाड़ है जिसे भीमगदा भी कहा जाता है। तो ये जो भीमगदा पहाड़ है इसकी भी खुदाई जारी है, और यहाँ पर गुप्त काल से लेकर के ईसा पूर्व तक की वस्तुएं निकल रही हैं। जो मूर्ति निकली है वो 15 से 16,000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। तो ऐसे में काफ़ी चर्चा में है। याद रखेंगे कि महाभारत कालीन जो एक किला है अहिछत्र किला, इसकी खुदाई के दौरान 15 से लेकर के 16,000 साल पुरानी जो है यहाँ पर मूर्ति मिली है। और जो मूर्ति है वो किसकी है, तो भगवान शंकर और विष्णु की आकृति वाली ये मूर्ति मिली है। ठीक, ध्यान रखेंगे कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के बरेली के आंवला में ये जो मूर्ति है वो पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम क्या रखा जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या मस्जिद। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में जो मंदिर और मस्जिद को लेकर के विवाद था, तो उसमें जो फैसला दिया गया था, तो उसमें मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी। तो उसी 5 एकड़ ज़मीन पर जो है मस्जिद बनाई जा रही है, और उस मस्जिद का नाम क्या रखा जाएगा इसका भी फैसला हुआ है। तो अभी जो है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने बताया कि इस मस्जिद का जो नाम है वो अयोध्या मस्जिद रखा जाएगा। ठीक, तो ये नाम जो है उसका रखा जाएगा। तो याद रखेंगे कि जो अयोध्या में मंदिर और जो मस्जिद बन रही है, तो जो मस्जिद के लिए जगह दी गई थी 5 एकड़, तो उस जो मस्जिद का नाम है वो क्या होगा, तो अयोध्या मस्जिद उसका नाम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके क्या कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्य पथ। दोस्तों यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं, जानी पहचानी इमेज होगी आपकी कि ये जो इमेज है वो किसकी है, तो ये दिल्ली की राजपथ की इमेज है, और इसका नाम जो है चेंज हो गया है। नाम क्या हो गया है, कर्तव्य पथ इसका नाम कर दिया गया है। ठीक, और दोस्तों केंद्र सरकार ने इसको लेकर के घोषणा भी की है। दोस्तों ये जो राजपथ है इसे पहले क्या कहा जाता था, तो ब्रिटिश काल में इस राजपथ को किंग्सवे कहा जाता था, और आज़ादी के बाद इसका नाम बदला गया था और बदल करके राजपथ इसका नाम कर दिया गया था। लेकिन फिर से राजपथ का भी नाम बदला गया और अब इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और दोस्तों जो राजपथ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजपथ पर जो है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो है परेड निकाली जाती है, और गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही सभी राज्यों की झांकियाँ भी प्रस्तुत की जाती हैं इसी पथ पर। तो इसका नाम बदला है और कर्तव्य पथ इसका नाम कर दिया गया है। तो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले जैव गांवों को मान्यता दी गई, यानी कि बायो विलेजेस को मान्यता दी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में। दोस्तों त्रिपुरा में हाल ही में देश के पहले जैव गांवों यानी कि बायो विलेजेस को मान्यता दी गई है। ये जो गांव है ये देश के पहले संशोधित जैव गांव हैं, जहां पर पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इन गांवों में कृषि और कृषि संबंधित कार्यों में जैविक उर्वरक का ही उपयोग किया जाएगा, और यहाँ पर गांव के लोग रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जो है पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाता है कि देश के पहले संशोधित जैव गांव जो है ये किस राज्य में है, तो ये त्रिपुरा में जो है इनको मान्यता दी गई है, जो कि देश के पहले जैव गांव हैं। ठीक, जैव गांव का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है जो लोग हैं वो अपनी कृषि के कार्यों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ पर जो है केवल जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाएगा। और जैविक उर्वरक में अगर हम देखें तो बायोगैस से चलने वाले जो कृषि उपकरण हैं और इसके अलावा जो भी विद्युत उपकरण हैं उनको इससे बढ़ावा दिया जाएगा, और अधिकतर जो
इसमें बढ़ावा दिया जाएगा वो बायोगैस को दिया जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे जैविक उर्वरक का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा और इसी वजह से जो गांव हैं इनको जैव गांव भी घोषित किया गया है। तो त्रिपुरा में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री कौन बने? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जो अगले प्रधानमंत्री हैं वो बन गई हैं लिज ट्रस। ऑप्शन नंबर 20 का सी इसका करेक्ट हो जाएगा, लिज ट्रस। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये बन गई हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री। दोस्तों जो यूनाइटेड किंगडम है यानी कि उसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चा है और हाल ही में जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन गई हैं वो बन गई हैं लिज ट्रस। नाम ध्यान रखेंगे, ये जो है यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री बन गई हैं। दोस्तों इनके प्रतिद्वंदी की अगर हम बात करें तो प्रतिद्वंदी भारतीय मूल के ऋषि सुनक थे और ये जो है हार गए हैं और सुनक ये प्रधानमंत्री पद के दूसरे सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार थे। भारतीय मूल के थे ऋषि सुनक, इनको उम्मीदवार माना जा रहा था वहाँ पर प्रधानमंत्री के पद का, लेकिन ये जो है हार गए हैं वहाँ पे और जो यूनाइटेड किंगडम की अगली प्रधानमंत्री बन गई हैं वो बन गई हैं लिज ट्रस। नाम ध्यान रखेंगे। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यूके की अगर हम बात करें यूके की, तो यूके की जो राजधानी है वो क्या है? तो ध्यान रखेंगे आप, लंदन इसकी राजधानी है। यूके की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग जो है ये यूके की करेंसी है। और यूके की मोनार्च कौन है? तो ध्यान रखेंगे एलिजाबेथ सेकेंड, ये जो है यूके की मोनार्च हैं। और प्रधानमंत्री तो लिज ट्रस, ये प्रधानमंत्री बन गई हैं। अगला है, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में जनरल का मानद पद प्रदान किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। दोस्तों नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक निवास यानी कि शीतल निवास में एक विशेष समारोह में जनरल पांडे को मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि किस देश में जो है हमारे देश के जो भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, इन्हें जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, तो नेपाल ने जो है इन्हें जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों मानद उपाधि की अगर हम बात करें दिए जाने की, तो भारत और नेपाल में ये काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है कि हमारे देश में भी जो है जो नेपाल के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी हैं उनको मानद उपाधि दी जाती है। जैसे अगर हम देखा जाए कि अभी जो है हमारे देश में पिछले साल ही नेपाली सेना के प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा आए थे और उन्हें जो है भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया गया था। ठीक, तो ये जो परंपरा है ये काफ़ी लंबी है और 1950 में ये परंपरा शुरू हुई थी और इसी के चलते ये जो परंपरा है अभी तक जारी है कि हमारे देश के जो सेना के प्रमुख हैं उन्हें नेपाल में मानद उपाधि दी जाती है और जो नेपाल के सेना प्रमुख हैं उन्हें हमारे देश में मानद उपाधि दी जाती है। तो याद रखेंगे, अभी जो है जो सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे, उन्हें जो है नेपाल की राष्ट्रपति ने जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, साइरस मिस्त्री जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टाटा समूह के। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये साइरस मिस्त्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है और जो निधन है वो कार दुर्घटना में हुआ है। दोस्तों साइरस मिस्त्री एक भारतीय मूल के आयरिश व्यवसायी थे जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इनकी एज कितनी थी? तो 54 साल इनकी एज थी। ये 2012 से 2016 तक टाटा समूह के अध्यक्ष थे। वह समूह के 6ठे अध्यक्ष भी थे और उपनाम टाटा नहीं रखने वाले केवल दूसरे अध्यक्ष थे। 2012 में उन्हें टाटा समूह के प्रमुख के लिए चयन समिति द्वारा चुना गया था। तो ये जो है टाटा समूह के अध्यक्ष थे। 2012 से 2016 तक ये टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। नाम क्या है? ध्यान रखेंगे, साइरस मिस्त्री, और ये भारतीय मूल के प्रेजेंट टाइम में आयरिश व्यवसायी थे। ठीक है, और अभी जो है इनका निधन हो गया है, कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ है। दोस्तों ये जो है अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तो उस दौरान इनकी जो गाड़ी है वो डिवाइडर से टकराई और इसके बाद जो है ये बड़ा हादसा हुआ, तो उसी दौरान इनकी जो है मृत्यु हो गई। तो याद रखेंगे आप, साइरस मिस्त्री ये जो है टाटा समूह के अध्यक्ष थे। साल 2012 से 2016 तक ये टाटा समूह के अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 चैंपियनशिप में किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैपन ने। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये
मैक्स वर्स्टैपन है जिन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों फार्मूला 1 चैंपियनशिप में शीर्ष पर चल रहे मैक्स वर्स्टैपन ने डच ग्रैंड प्रिक्स जीती। यह उनकी लगातार चौथी जीत है जो उनके फार्मूला 1 करियर में पहली बार हुआ है। और अगर हम देखें कि वर्स्टैपन की ये कौन सी जीत थी, तो 10वीं ये जीत थी जिससे रेड बुल के ड्राइवर ने चैंपियनशिप में बढ़त 109 अंक की कर ली है। ठीक, तो ये लगातार इनकी चौथी जीत थी और टोटल अगर देखा जाए तो ये इनकी 10वीं जीत थी। तो याद रखेंगे कि मैक्स वर्स्टैपन ने अभी कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है, तो डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक, किसने? मैक्स वर्स्टैपन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ड नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट हो जाएगा कर्नाटक में। दोस्तों कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ के येल्लापुर क्षेत्र में घटियाना द्विवर्ड नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज की गई है। नाम क्या रखा गया? तो घटियाना द्विवर्ड इसका नाम रखा गया है इस प्रजाति का। द्विवर्ड भारत में पाई जाने वाली 75वीं केकड़ा प्रजाति है और इसकी खोज वन्यजीव के प्रेमी और फोटोग्राफर गोपाल कृष्ण हेगड़े और वन रक्षक परशुराम भजंत्री ने की थी। ठीक, तो याद रखेंगे अगर पूछा जाता है कि केकड़े की जो 75वीं प्रजाति है वो कहाँ पर पाई गई है, तो भारत में पाई गई है। हालांकि जो 75 प्रजातियां हैं ये भारत में पाई गई हैं, तो वो ध्यान रखेंगे कि भारत में पाई जाने वाली 75वीं केकड़े की ये प्रजाति पाई गई है। और इस प्रजाति का नाम क्या है? तो घटियाना द्विवर्ड इसका नाम है। किसकी प्रजाति है? तो ये केकड़े की एक प्रजाति है। किस राज्य में पाई गई है? तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक में ये पाई गई है। दोस्तों कर्नाटक से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कर्नाटक की पहली राष्ट्रीय परियोजना तो ये थी ऊपरी भद्रा परियोजना, नाम याद रखेंगे। इसके अलावा भारत की सिलिकॉन वैली जो है ये कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है, ध्यान रखेंगे आप, बेंगलुरु में है। क्या है? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली जो है कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप कि महिला @ कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो ये कर्नाटक में शुरू किया गया था। दिशांक ऐप जो कि भूमि रिकॉर्ड के लिए लॉन्च किया गया था, तो वो भी कर्नाटक से संबंधित है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे विनय समरस्य पहल जातिवाद को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी। विनय समरस्य पहल कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित होगी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था? तो ये भी कर्नाटक में ही लॉन्च किया गया था। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं कर्नाटक से रिलेटेड जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये थे 7 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि नुआखाई कृषि उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, उड़ीसा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज का अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।